लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था और वो टॉपिक था हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इफ यू रिमेम्बर, हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था। उस टॉपिक का नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी चीज आपके पास जो होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो भी करनी होगी, उसके अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी था। वो बात आपको बता दी गई थी। एक तो एक बॉडी फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, दूसरा उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, और तीसरा उसके पास होना चाहिए इनर्शिया। अजान सुनिए। तो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी और मैंने आपको ये पढ़ाया था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन ओबे करेगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन ओबे करता है तो उसके लिए इक्वेशन वेरीफाई होना जरूरी होती है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसके लिए आपके पास ये इक्वेशन वेरीफाई होना जरूरी होती है, जिसका मतलब है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक छोटा सा प्रूफ। हमें ये साबित करना है कि शो दैट अ बॉडी connected to a spring placed on a smooth horizontal surface executes simple harmonic motion. Show that a body connected to a spring. आपको साबित करना है कि अगर कोई बॉडी स्प्रिंग से कनेक्ट हो और वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हो, अगर एक बॉडी आपके पास जो है वो स्प्रिंग से कनेक्ट है और एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हो, तो वो बॉडी एग्जीक्यूट करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन।
आपको साबित करना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है और वो ऑब्जेक्ट आपके पास स्प्रिंग से कनेक्टेड है और अगर उसको हमने रखा हुआ है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो वो ऑब्जेक्ट आपके पास एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ये मेरे पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल, अगर एक वॉल और ये एक सरफेस है, इस वक्त मैंने आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो इससे टाई किया हुआ है स्प्रिंग से, ठीक है। अब ये स्प्रिंग रेस्ट में, और मैं 10 बार बता चुका हूँ रेस्ट वाली पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, मीन पोजीशन। इसको मीन पोजीशन भी कहते हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। इसको मीन पोजीशन भी कहते हैं रेस्ट वाली पोजीशन को, और इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन का नाम भी दिया जाता है। मैंने इसको यहां से पकड़ा और मैं इसको पकड़कर खींचकर आगे लेकर आ गया पॉइंट ए पर, और ये वाली पोजीशन कहलाएगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। और मीन पोजीशन से यहां तक आने में इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कितना है, एक्स। फिर मैंने इसको पॉइंट ए पे लाने के बाद छोड़ दिया। जब मैं छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगा, पीछे। और जब ये पीछे गया तो इसने स्प्रिंग को दबाया और ये यहाँ पहुंच गया पॉइंट बी पर। ये भी इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। और फिर ये मुस्तकिल ए से बी तक जाएगा, फिर बी से ए पर आएगा, तो ये परफॉर्म करेगा वाइब्रेटरी मोशन। हमें ही साबित करना है कि इसके अंदर जो वाइब्रेटरी मोशन है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें ही साबित करना है कि इसके अंदर जो वाइब्रेटरी मोशन है वो आपके पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अंदर जो वाइब्रेटरी मोशन पाया जा रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से ताल्लुक रखता है। तो मेरे पास एक बॉडी थी जिसकी बीन पोजीशन थी, बॉडी को हमने खींचा, वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे आई, फिर छोड़ा, वो छोड़ने के बाद दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चली गई, फिर वो ए से बी पे जा रही है, बी से ए पे जा रही है, और मुस्तकिल तौर पे बॉडी जो है वो ए से बी और बी से ए मूव कर रही है। दैट मीन्स आपके पास वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, पहले उसके बाद जरा गौर से सुनिएगा। जब हम स्प्रिंग हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा हुआ था तो स्प्रिंग रेस्ट में था मीन पोजीशन। जब मैंने इसको खींचा तो खींचने के बाद आपने इसको मोशन क्रिएट कर दिया। जब आपने इसको मोशन क्रिएट करा तो मोशन क्रिएट करने की वजह से ये स्प्रिंग यहाँ पर आकर रुक गया। अब जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे ये कहाँ जाएगा, पीछे। होना ये चाहिए था जब ये पीछे जा रहा है तो पीछे जाते जाते ये मीन पोजीशन पे रुक जाता, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नहीं रुकेगा बल्कि यहाँ से मजीद पीछे चला जाएगा। अगर इसने आपको आगे 3 सेंटीमीटर पुश किया होगा आपने इसको आगे की तरफ, तो अब ये 3 सेंटीमीटर पीछे की तरफ चला जाएगा। जितना आप इसको मीन पोजीशन से फॉरवर्ड आगे तरफ पुश करेंगे उतना ही मीन पोजीशन से पीछे जाएगा। और इसको पीछे कौन लेकर जा रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स नहीं चाहती कि स्प्रिंग की ओरिजिनलिटी में कोई चेंज आए। और इनर्शिया की प्रॉपर्टीज में पाई जा रही है कि अगर ये रेस्ट में था तो रेस्ट में ही, मोशन में था तो मोशन में ही। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मीन पोजीशन पे क्यों नहीं रुक रहा तो आपने बोलना है ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया पाया जा रहा है। और इनर्शिया को हम बखूबी जानते हैं। इनर्शिया मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी करंट स्टेट को मेंटेन करता है। इनर्शिया मैटर की कैसी प्रॉपर्टी, इसमें ऑब्जेक्ट अपनी करंट स्टेट को मेंटेन करता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट अपनी करंट स्टेट को मेंटेन करके रखता है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया, वो इनर्शिया कहलाता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा तो ये अपनी करंट स्टेट को मेंटेन करेगा, और करंट स्टेट को जो मेंटेन करेगा वो किसकी वजह से करेगा, इनर्शिया की वजह से करेगा। तो आपके पास ये अपनी करंट स्टेट को मेंटेन करता है इनर्शिया की वजह से, ठीक है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई ये साबित कर दें कि आपके पास जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, इस पे हम हुक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इलास्टिक बॉडी है। और हुक्स लॉ के मुताबिक हमने पढ़ा था F इज टू माइनस के एक्स, याद कर लें। हुक्स लॉ के मुताबिक हमने पढ़ा था F इज टू माइनस के एक्स। एफ जो है वो माइनस के एक्स के बराबर होता है। अगर नहीं याद है तो पीछे से पेजेस पलट के देखें, याद हो जाएगा। हुक्स लॉ पे मैंने पूरी एक क्लास लगाई थी, पूरी एक क्लास 35 मिनट की, मुझे याद है।
परसों वाली, मतलब कल की क्लास जो पहले वाली क्लास थी, हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और आपको ये भी पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स जो होती है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होती है। अगर इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2, तो आप इक्वेट कर ले इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को। अब मैंने यहाँ लिखा इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेट कर ले। तो जब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेट किया तो यहाँ से मुझे मिला ma और यहाँ से मुझे मिला माइनस में kx। तो एक मेरे पास आया ma और एक मेरे पास लिखा माइनस में kx। m मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो ये बन गया माइनस में k अपॉन m, साथ में लिखा हुआ x। m मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो ये बन गया माइनस में k अपॉन m और साथ में लिखा हुआ x। m मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे जाके डिवाइड, तो ये बन गया माइनस में k अपॉन m और साथ में क्या लिखा हुआ x। अब आपको पता होना चाहिए कि k स्प्रिंग कांस्टेंट है यानी कि कांस्टेंट है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है यानी कि कांस्टेंट है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है यानी कि कांस्टेंट है, और m का मतलब है ऑब्जेक्ट का मास, और उस ऑब्जेक्ट का मास भी कांस्टेंट है। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम छेड़ नहीं रहे, हम ऑब्जेक्ट को बार बार चेंज नहीं कर रहे, जो ऑब्जेक्ट था वही है। और चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशन में हमने पढ़ा था कि मास इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। मास आपके पास जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको कांस्टेंट क्वांटिटी के तौर पे ट्रीट किया जा रहा होता है। तो k स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है, m का मतलब है मास, वो भी कांस्टेंट है। तो अगर k भी कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है तो इसका मतलब k अपॉन m पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि जब जब हम इनका आंसर निकालेंगे तो हमें आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा, क्योंकि ना तो k पे कोई फर्क पड़ रहा है और ना मास पे कोई फर्क पड़ रहा है। तो k कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो k अपॉन m पूरा कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब इस इक्वेशन में जहाँ पे k अपॉन m है वहां पे हम लिख देंगे कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे k अपॉन m था वहां पे हम लिख दिया कांस्टेंट, और बाकी चीजें जैसी थी बिल्कुल वैसे ही रही। इस इक्वेशन में जहाँ पे k अपॉन m था वहां पे हमने डाल दिया कांस्टेंट, और मैंने बोला बाकी चीजें जैसी थी बिल्कुल वैसी रही। एक्सेलरेशन अपनी जगह पे है, x भी अपनी जगह पे, एक्सेलरेशन अपनी जगह पर है, x भी अपनी जगह पर है, और जहाँ k अपॉन m था वहाँ कांस्टेंट आना था, तो वहां पे हमने k अपॉन m को कांस्टेंट लिख दिया। अब आपने पढ़ा है कि a प्रोपोर्शनल टू b होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटती कांस्टेंट आता है k भी, मतलब कोई भी कांस्टेंट आता है। अब उल्टा होगा, आज कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी आएगी, आज कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी आएगी, प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है। आज हम उल्टा करेंगे, आज हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी आएगी, तो कांस्टेंट हटेगा तो ये बनेगा a प्रोपोर्शनल टू माइनस x, विच इज अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के मुताबिक है, which is according to simple harmonic motion, a is directly proportional to minus x। एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो a is directly proportional to minus x, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के मुताबिक मुझे मिला और आपको भी नजर आ रहा है। ये आपके पास बात हुई जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड हुई, जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड देखी। हमें ये चीज साबित करनी थी कि आपके पास अगर कोई बॉडी स्प्रिंग से कनेक्ट है और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, तो जब जब उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके अंदर पाया जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्प्रिंग से कनेक्टेड होगा उसके अंदर जब भी हम मोशन एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और आपने इसको साबित भी कर लिया। बहुत आसान सा है ये, वर्डिंग इसमें ज्यादा है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन इसमें इक्वेशन तो ना होने के बराबर है। एक बार आपने इंट्रोड्यूस करना है हुक्स लॉ और एक बार इंट्रोड्यूस करना है न्यूटन का सेकंड लॉ, दोनों को इक्वेट करेंगे, k अपॉन m को कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, तो ये बन जाएगा a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। इसका मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। और मेरा मुंह दुख चुका है ये बोल बोल के कि माइनस साइन ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से अवे होती है, यानी कि मीन पोजीशन से अवे होती है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगा।
तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, ठीक है। अब हमें ये जानना है, ये सारी बातें हमने कर ली। अब हमें ये जानना है कौन सी एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है और कौन सी एनर्जी कहाँ मिनिमम होती है। याद रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओबे होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओबे होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओबे होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि टोटल एनर्जी जो होती है ना वो हमेशा बिल्कुल सेम रहती है। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है। आई रिपीट, टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है। कंजर्व का मतलब कांस्टेंट। और टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है। टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के बराबर होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल होता है और इसके अंदर हमारे पास टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है। उसको हम कंजर्वेशन का नाम देते हैं, वो कंजर्व रहती है। तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा टोटल एनर्जी किसी ने बोला किसके बराबर होती है, तो आपने बोला टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के बराबर होती है। एक बात तो ये थी जो हमने डिस्कस करी और ये हो गई। अब जरा आगे सुनिएगा। मीन पोजीशन के ऊपर मैं भी साबित भी करूंगा, मेरी बात सुनने में जुमला क्या बोल रहा हूं आपसे। मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। इसको अपने दिमाग में बसा ली किसी भी कोने पे। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी होती है जीरो और पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम। मीन पोजीशन पर आपके पास जो बात मैंने बोली वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या बनी? जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। जी भाई, तो मैंने क्या बोला आपसे? मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। आप जरा देखें गौर से। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप इसके मोशन के ऊपर गौर करें, एक मिनट होल्ड कीजिए, पेंसिल चार्ज हो रही, 30 सेकंड लगते हैं, वेट करें। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सिचुएशन के ऊपर आप गौर करें,
देखें, एक तो ध्यान में रखिएगा मीन पोजीशन पे आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी उस वक्त मैक्सिमम होगी जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मैक्सिमम होगी जहां पर उसकी हालत में यानी कि पोजीशन में चेंज आएगा। काइनेटिक एनर्जी वहां पे मैक्सिमम जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मैक्सिमम होगी जहां पर आपके पास पोजीशन में ज्यादा चेंज आएगा। ठीक है, तो जहां मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जहां पोजीशन के अंदर चेंज ज्यादा आएगा वहां पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो बस ये बात याद रखिएगा, जहां वेलोसिटी मैक्सिमम वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और जहां पोजीशन में चेंज आ रहा है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब जरा गौर से देखिएगा, ये मेरे पास मौजूद है एक स्प्रिंग, 4-5 स्प्रिंग बनाने होंगे इसलिए थोड़ा सा छोटा करके बनाऊंगा। ये मेरे पास मौजूद है एक स्प्रिंग, इसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको पकड़ के मैंने खींचा, जब खींचा तो इट गोज हेयर, यहां तक आ जाता है। ठीक है, अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये पीछे जाएगा, ये पीछे गया। ठीक है, उसके बाद देखते रहे जरा, उसके बाद ये कहाँ आया, उसके बाद ये आया आगे। सर स्लाइड दिखाएगा पीछे वाली? अगर हो जाए तो हैंड डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो अब जरा गौर करें, वीडियो पे कंसर्न करें जरा, इसको भी देखते रहें और वीडियो के ऊपर भी कंसर्न करें। आपके पास जो बात मैंने आपसे अभी करी वो क्या बात करी, पोजीशन नहीं देखी। अगर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट स्प्रिंग से कनेक्ट है, देखें ये इस ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन है, मीन। जब इसको मैं यहां से पकड़ के खींच रहा हूँ, ये आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है। अब गौर से देखिए, जब यहां आ रहा है तो यहां भी 1 सेकंड के लिए रुक रहा है, एम आई राइट? क्योंकि इसको पीछे आना है, तो इसका मतलब जब ये यहाँ आया तो 1 सेकंड के लिए रुका, और 1 सेकंड के लिए रुका तो इसका मतलब यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। जब ये रुका, अब ये पीछे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, तो फिर 1 सेकंड के लिए रुका, तो इसका मतलब फिर पीछे जाते हुए इसकी वेलोसिटी दोबारा क्या होगी, 0। जब यहाँ आ रहा है तब भी रुक रहा है, जब पीछे जा रहा है तब भी रुक रहा है, और बीच में चल रहा है, बीच में चल रहा है। एक कोने पे रुक रहा है, दूसरे कोने पे रुक रहा है, बीच में चल रहा है। इसका मतलब अगर इस कोने पे भी वेलोसिटी 0 है और इस कोने पे भी वेलोसिटी 0 है, यानी कि पोजीशन ए के ऊपर भी वेलोसिटी 0 है और पोजीशन बी पे भी वेलोसिटी 0 है। पोजीशन ए पे भी वेलोसिटी 0, पोजीशन बी पे भी वेलोसिटी 0, लेकिन बीच में चल रहा है, तो इसका मतलब बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। अब सोचें, जब यहां तक रुका बता, अब पीछे जा रहा है, जब पीछे जा रहा है तो चल रहा है, जब चलता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, तो वेलोसिटी हुई 1 2 3 4 5, फॉर एग्जांपल 5। और अब वो जब पीछे जाएगा तो फिर रुकेगा, तो इसका मतलब जब पीछे जाएगा तो पहले वेलोसिटी बढ़ेगी,
एक पॉइंट आएगा जहां वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी और फिर वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। कम क्यों होगी? क्योंकि मुझे पता है इसको वापस पलट के पीछे आना है। तो जब यहाँ था तब भी वेलोसिटी जीरो, जब यहाँ था तब भी वेलोसिटी जीरो और बीच में चल रहा था। तो जब पीछे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी और एक पॉइंट आएगा जहां वेलोसिटी बन जाएगी मैक्सिमम। फिर जब और पीछे जाएगा तो वेलोसिटी अब कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वहां पे उसको रुकना है। डिड यू गेट दिस? तो अब मुझे ये देखना है कहाँ वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, कहाँ वेलोसिटी कम हो रही है। पहली बात, स्प्रिंग ना खींचना चाहता है, स्प्रिंग ना दबना चाहता है। स्प्रिंग ना खींचेंगे, खींच के छोड़ेंगे तब भी पीछे आएगा, अगर दबा के छोड़ेंगे तब भी आगे आएगा। इसका मतलब ना स्प्रिंग को अपना खिंचवाना मंजूर है, ना स्प्रिंग को अपना दबाना मंजूर है। तो जब आप स्प्रिंग को पकड़ के खींचेंगे तब भी उसकी पोजीशन चेंज होगी, जब आप स्प्रिंग को पकड़कर दबाएंगे तब भी उसकी पोजीशन क्या होगी? चेंज। तो पोजीशन चेंज होने की वजह से कौन सी एनर्जी क्रिएट होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए पे स्प्रिंग क्या है? स्ट्रेच। और अगर स्प्रिंग स्ट्रेच है तो इसका मतलब उसकी पोजीशन में क्या आ रहा है? चेंज। पॉइंट बी पे भी स्प्रिंग क्या है? स्ट्रेच। इसका मतलब आप सॉरी कंप्रेस, इसका मतलब कंप्रेस है। तो पॉइंट बी पे भी उसकी पोजीशन में क्या आ रहा है? चेंज। और जब जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो उसके अंदर आपके पास क्रिएट होती है कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। और पॉइंट ए और पॉइंट बी कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशंस। हो सकता है मुझे वीडियो की जरूरत दोबारा पड़े तो मैं इसको भी फिलहाल ओपन रख रहा हूँ वीडियो को, तो अब आप चेक कर लें कि ये पॉइंट ए पे जो है मुझे एक्सट्रीम पोजीशन मिल रही है, पॉइंट बी पे भी मुझे एक्सट्रीम पोजीशन मिल रही है, जबकि इस पॉइंट के ऊपर ओ पर ये मेरी मीन पोजीशन है। अब जरा यहाँ चेक कर लें, एक्सट्रीम पोजीशन पर भी वो स्ट्रेच है, स्ट्रेच का मतलब उसकी पोजीशन में क्या आ रहा है? चेंज। और जब वो कंप्रेस है तब भी उसकी पोजीशन में क्या आ रहा है? चेंज। कंप्रेस है तब भी पोजीशन में चेंज। तो इसीलिए मैंने अभी आपसे जुमला बोला था कि जब पोजीशन में चेंज आता है तो कौन सी एनर्जी क्रिएट होती है? पोटेंशियल। तो इसीलिए पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। तो तभी देखें मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने आपके पास लिखा था एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्यों है, तो आप उसे जवाब देंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा है और जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर चेंज आता है तो उसके अंदर क्रिएट होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, ये बात हो गई। जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। क्यों? क्योंकि जब वो पॉइंट ए पर है तब भी वो एक लम्हे के लिए रेस्ट में है तो वेलोसिटी जीरो, और जब वो पॉइंट बी पर है तब भी वो एक लम्हे के लिए रेस्ट में है तो वेलोसिटी जीरो। तो ए और बी दोनों के ऊपर वेलोसिटी जीरो, और जब वेलोसिटी जीरो होती है तो इसका मतलब वहां काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो ए और बी दोनों के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी जबकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। आप जरा चेक करें, जब यहाँ से स्प्रिंग पीछे जाएगा अभी इसकी वेलोसिटी क्या थी? जीरो। जब पीछे जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब देखिए मैं वेलोसिटी बढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, डायग्राम देखें 1 2 3, ये वेलोसिटी है 4 और 5। तो अब इसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन तक मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन तक क्या होती है? मैक्सिमम। और अब इसकी वेलोसिटी आगे जाके 6 नहीं होगी। क्यों 6 नहीं होगी? क्योंकि मुझे पता है जब ये आगे जाएगा तो इसको रुकना है, और जब ये रुकेगा तो कोई भी चीज रुकती है उस वक्त है जब वेलोसिटी कम होती है। तो मैंने कहा था ना, एक कोने पर भी जीरो, दूसरे कोने में भी जीरो, लेकिन बीच में चल रहा है, तो इसका मतलब बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो जब इसको छोड़ा तो वेलोसिटी बढ़ रही थी, 1 बनी, 2 बनी, 3 बनी, 4 बनी, 5। अब वेलोसिटी 5 मैंने सपोज कर लिया कि मैक्सिमम है, अब वेलोसिटी कम होगी 4 3 2 1 0। जैसी वेलोसिटी जीरो हुई दोबारा रुक गया। अब चेक करें वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, और अगर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो ये बात आपको बताई गई थी कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और मीन पोजीशन के ऊपर ना वो खिंचा हुआ है ना वो दबा हुआ है। मीन पोजीशन के ऊपर ना उसको हमने स्ट्रेच किया हुआ है ना कंप्रेस किया हुआ है। मीन पोजीशन पे नाइदर इट इज स्ट्रेच्ड नॉर इट इज कंप्रेस्ड। दैट मींस मीन पोजीशन के ऊपर पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं है। मीन पोजीशन के ऊपर पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। अब चेक करें मैंने मीन पोजीशन पे क्या लिखा था,
मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तब आप चेक कर सकते हैं कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो ये होती है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दुनिया की कोई भी आपको पोजीशंस दी जाए, दुनिया की आपको कोई भी सिस्टम दिए जाए, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अलावा भी आपको कोई सिस्टम दिया जा रहा है, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अलावा भी आपको कोई सिस्टम दिया जा रहा है, तो आपने इस बात को अपने ध्यान में रखना है। अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के अलावा भी कोई सिस्टम दिया जा रहा है, तो वहां भी मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो मैं एक आखिरी बार बता रहा हूँ क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स व्हाई मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने गौर से। अगर मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, अभी ये ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन है, जब इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहाँ से खींचेंगे और खींचने के बाद छोड़ेंगे तो इट वेंट बैक एंड देन इट गोज लाइक दिस, देन इट विल बी बैक अगेन एंड इट विल गो लाइक दिस। तो जब ये यहाँ पर आ रहा है तब भी रुक रहा है, जब ये यहाँ पर आ रहा है तब भी रुक रहा है। दोनों सूरतों में वेलोसिटी जीरो है बिकॉज इट इज एट रेस्ट। एक लम्हे के लिए वो रेस्ट में आ रहा है। जब ये पीछे आ रहा है तब वेलोसिटी बढ़ेगी। अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, मीन पोजीशन है। जब ये पीछे जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये रुकेगा दोबारा, तो यहाँ भी रुकेगा, यहाँ भी। दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर ये आपके पास किस में आएगा? रेस्ट में। और इसी वजह से वहां पे वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो। जबकि दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे इसकी पोजीशन में चेंज मैक्सिमम। तो यहाँ पोजीशन में चेंज आ रहा है, यहाँ भी पोजीशन में चेंज आ रहा है। जब जब पोजीशन में चेंज आता है तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? पोटेंशियल। तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो। जबकि जब ये पीछे आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। एक पॉइंट आएगा जब वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, वो पॉइंट कौन सा होगा? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा, इसलिए वहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अगर आपसे कोई पूछे कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर ने बताया बस जीरो तो इसलिए। नहीं, आप उसे बोलेंगे कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो इसलिए है क्योंकि मीन पोजीशन पे ना वो स्ट्रेच है ना वो कंप्रेस है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं है। जब पोजीशन में चेंज आता है तभी क्रिएट होती है आपके पास क्या? पोटेंशियल एनर्जी। तो मीन पोजीशन पे उसकी पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं है और जब उसकी पोजीशन के अंदर कोई चेंज नहीं है तो इसलिए वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये बात थी जो हमने यहाँ पे सीखी। अब मैं सवाल करूंगा, डायग्राम मैंने खोली हुई और सवालों के जवाब मुझे बिल्कुल सही चाहिए और जितना सवाल करूंगा उतना जवाब दीजिएगा। आई वॉन्ट टू आस्क टू एनी वन अमंग यू और 2 or 3 persons, ये जिन्होंने भी क्लास छोड़ी इनसे मैं नेक्स्ट क्लास में निपटता हूँ। अच्छी तरह रुक जाए जरा। देख लिया मैंने, मरियम ने क्लास छोड़ी और अब्दुल्ला ने। अभी रुके, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछता हूँ आप दोनों से। जुबैदा से मेरा सवाल है पहला। जी सर। जुबैदा बस मुझे आप ये बताएं, मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी पे कौन सी एनर्जी, कौन सी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी? सर मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन चाहे वो ए हो या बी हो उस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। थैंक यू बेटा, म्यूट कर लें अपने आप को। दूसरा सवाल है मेरे लाइबा से, लाइबा शेख। यस सर। लाइबा मुझे बताइए, इन्होंने बोला मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, सही? यस सर। अब आपने मुझे बताना है कि क्यों होगी। सर क्योंकि उस मीन पोजीशन में जो है, क्योंकि सर फिर आगे डिक्रीज हो रही होती है ना, क्योंकि वो वॉल की तरफ जा रही है तो वो डिक्रीज होगी, फिर उसके बाद जब वापस आएगी तो फिर एक्सट्रीम हो जाएगी। तो मीन पोजीशन जो है सेंट्रल पॉइंट होता है, तो इस वजह से मीन पोजीशन सेंट्रल पॉइंट है तो वहां मैक्सिमम क्या है? कोई चीज मैक्सिमम है वहां पे? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना वहाँ। क्यों, किस चीज की वजह से? देखिए स्लाइड पे लिखा हुआ है, वेलोसिटी मैक्सिमम है। बिल्कुल, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। थैंक यू। अगला सवाल है मेरा दिया से। यस सर। दिया ये बताइए, दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्यों है?
सर क्योंकि एक जगह जो है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब स्ट्रेच और कंप्रेस हो रहा है, और जो मेन पोजीशन है वहाँ पे वो चेंज नहीं हो रही उसका पोजीशन, वो रेस्ट में ही है, तो इसलिए एक जगह 0 है और एक जगह मैक्स है। थैंक यू, बिल्कुल सही बोला इन्होंने आंसर। ये फायदा होता है बातों को 3-3 4-4 बार रिपीट करने का। हमना अफजल मुझे बताइए, हमना की आवाज नहीं निकलेगी तो हम छोड़ देते हैं। अच्छा जी, हमना मुझे ये बताइए कि मेन पोजीशन पे क्या वेलोसिटी मैक्सिमम है? मेन पोजीशन जी वेलोसिटी मैक्सिमम है सर। अच्छा, आप मुझे बताइए वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज किस तरह हो रही है? मतलब जब ऑब्जेक्ट ए से बी पर जा रहा है और बी से ए पर आ रहा है तो किस तरह वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है? क्या वेलोसिटी बढ़ती ही रहेगी या वेलोसिटी पहले बढ़ेगी फिर कम होगी फिर बढ़ेगी फिर? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा रुक जाए, मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। लाइबा कुछ कहना चाह रही है? लाइबा शेख, चलिए भाई, ये फिलहाल बात थी जो हमने यहाँ पे देखी। अब हम इसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और 3-4 टर्म्स। थैंक यू।